वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 24 जून और 24 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी कहाँ दी है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर। जून 2026 में जारी मूडीज रेटिंग के मूल्यांकन के अनुसार भारत में ताजे पानी की कुल खपत का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा अकेले कृषि क्षेत्र में उपयोग होता है? तो इसका आंसर है 80%। चीनी यात्री ह्वेन सांग, जिसे जुआनजैंग के नाम से भी जाना जाता है, उसकी भारत यात्राओं का दस्तावेजीकरण करने वाली किस कृति को भारत और चीन संयुक्त रूप से यूनेस्को में नामांकित करने की चर्चा में है? तो इसका आंसर है पश्चिमी क्षेत्रों पर महान तांग अभिलेख। जून 2026 में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी के भीतर बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की है? आंसर है यूनाइटेड किंगडम। जून 2026 में कनाडा ने आर्कटिक ओवर द होराइजन राडार प्रणाली की खरीद के लिए किस देश की तकनीक और कंपनी के साथ $2.5 बिलियन के अनुबंध को अंतिम रूप दिया? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने लिस्ट ए क्रिकेट में मात्र 11 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाकर 20 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो इसका आंसर है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। जून 2026 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को 2-0 से हराकर दूसरी बार FIH नेशंस कप का खिताब जीता? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पहले भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है? तो आंसर है नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है। जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने युवा डिजिटल उपयोगकर्ताओं के बीच साइबर सुरक्षा और वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राष्ट्रव्यापी लघु वीडियो प्रतियोगिता की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है रीलथॉन 2026। ठीक है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की याद में हर साल 23 जून को मनाया जाने वाला ओलंपिक दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मनाया गया था? ठीक है। तो इसका मतलब है 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार जो है 1948 में मनाया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस के फ्रांसीसी शिक्षाविद बैरन पियरे डी कूबर्टिन के प्रयासों से हुई थी, जिसके बाद 1896 में एथेंस यानी ग्रीस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए। ठीक है। हालांकि ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत पहली बार वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है। वर्ष 2026 की थीम क्या है? तो इस साल ओलंपिक दिवस 2026 का मुख्य विषय यानी थीम खेल पुलों का निर्माण, बाधाओं का टूटना यानी स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स है। ठीक है। तो थीम क्या है? स्पोर्ट्स बिल्डिंग ब्रिज ब्रेकिंग बैरियर्स है। ठीक है। यह वार्षिक वैश्विक आयोजन 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। आगे बढ़े यानी मूव, सीखे यानी लर्न और खोजे यानी डिस्कवर। ठीक है। ये 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? मूव, लर्न एंड डिस्कवर। इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक गतिविधि, खेल भावना और ओलंपिक मूल्यों यानी उत्कृष्टता, दोस्ती और सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने परिवहन गतिशीलता और रसद अर्थशास्त्र के लिए भारत का पहला स्थायी स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने हेतु किस आर्थिक नीति अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद।
23 जून 2026 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद इसने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत परिवहन गतिशीलता और रसद अर्थशास्त्र के लिए NHAI केंद्र की स्थापना की जाएगी। NHAI का क्या मतलब है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और NCAER का क्या मतलब है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना जो है NCAER की स्थापना जो है 1956 में हुई है और NHAI की स्थापना जो है 1988 में। ठीक है, तो यह नया केंद्र NCAER के परिसर में स्थापित होगा। NHAI इस केंद्र को इसके संस्थापक योगदान के रूप में लगातार 10 वर्षों तक वित्तीय व प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा। केंद्र का मार्गदर्शन अर्थशास्त्रियों, परिवहन और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञों की एक सलाह व संचालन समिति करेगी। ठीक है, यह केंद्र राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थशास्त्र, माल ढुलाई व्यवस्था, टोल नीति, परिसंपत्ति मुद्रीकरण और यानी एसेट मोनेटाइजेशन, सड़क सुरक्षा और राजमार्ग संचालन में आधुनिक तकनीक अपनाने जैसे विषयों पर स्वतंत्र रिसर्च करेगा। इसके नीतिगत परिणाम यानी रिसर्च आउटकम्स सीधे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और NHAI को सौंपे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आधार के नाम से लोकप्रिय विशिष्ट भूमि भूखंड पहचान संख्या भारत में भूमि के प्रत्येक भूखंड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए उपयोग किया जाने वाला कितने अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है? तो इसका आंसर है 14 अंकों वाला। ठीक है, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है उसी तरह से अब सरकार जो है हर एक जमीन की एक पहचान ID बनाना चाह रहा है। ठीक है, विशिष्ट भूमि भूखंड पहचान संख्या यानी यूनिक लैंड पार्सल इंफॉर्मेशन नंबर एक 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसे भू आधार भी कहा जाता है। यह प्रत्येक भूभाग के लिए एक भू संदर्भित पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है जो भूमि के डेटा को अक्षांश और देशांतर से जोड़ता है। ठीक है, यह प्रणाली डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को वित्त मंत्रालय द्वारा 875 करोड़ रुपए की बजट के साथ वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। नवंबर 2025 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 करोड़ से अधिक भूखंडों को यह कोड आवंटित किया जा चुका है। दिल्ली का राजस्व विभाग इसके कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। पश्चिमी दिल्ली के तिलंग कोटला गांव में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र ने फरवरी 2026 में इसके लिए राज्यव्यापी अभियान शुरू किया और उत्तर प्रदेश भी इसे तेजी से लागू कर रहा है। इसमें भूमि मानचित्र के लिए ड्रोन छवियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी काउंटिंग ग्रीन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की वन आधारित जैव अर्थव्यवस्था का वार्षिक मूल्य कितने करोड़ रुपए आंका गया है? तो इसका आंसर है 22,600 करोड़ रुपए आंका गया है। हिमाचल प्रदेश की वन आधारित जैव अर्थव्यवस्था का वार्षिक मूल्य 22,600 करोड़ रुपए आंका गया है। यह मूल्यांकन काउंटिंग ग्रीन वेल्थ टुवर्ड्स ए फ्यूचर रेडी पीपल्स फॉरेस्ट इकोनॉमी इन हिमाचल प्रदेश नामक रिपोर्ट ने किया है। किसने किया है? काउंटिंग ग्रीन वेल्थ टुवर्ड्स ए फ्यूचर रेडी पीपल्स फॉरेस्ट इकोनॉमी इन हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, इस रिपोर्ट को हिमाचल प्रदेश वन विभाग और इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस अध्ययन के साथ पारंपरिक वन ज्ञान के साथ साथ उपग्रह इमेजिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके वन संसाधनों के आर्थिक व
पारिस्थितिक मूल्य का सटीक आकलन किया गया है। वन संसाधनों की वास्तविक समय यानी रियल टाइम में निगरानी के लिए एक एआई संचालित वन खुफिया प्रणाली का भी उल्लेख किया गया है। प्रमुख आर्थिक क्षेत्र और रोजगार, आर्थिक विभाजन, हरित अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में जंगली फल और स्वास्थ्य उत्पाद 11,340 करोड़ रुपए और चीड़ की पत्तियों यानी पाइन नेडल्स से बना पर्यावरण अनुकूल कोयला 5,500 करोड़ रुपए, खैर की लकड़ी 5,000 करोड़ रुपए और बांस आधारित सामग्री व जैव ईंधन शामिल हैं। ठीक है, यानी इनका इतना उत्पादन हुआ है। ठीक है, रोजगार, इस जैव अर्थव्यवस्था से राज्य में लगभग 50,000 दिनों का स्थायी रोजगार सृजन होने का अनुमान है, जिसमें चीड़ की पत्तियों का संग्रह और उनका प्रसंस्करण एक प्रमुख जरिया बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए 4 नए डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन में से कौन सा ऐप मुख्य रूप से स्मार्टफोन आधारित है और NAFIS डेटाबेस के जरिए संदिग्धों की फिंगरप्रिंट पहचान के लिए बनाया गया है। NAFIS का मतलब है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो इसका आंसर है अभिज्ञान। ठीक है, 22 जून 2026 को नई दिल्ली में 4 नए डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किए गए। तो इसमें पहला है अभिज्ञान, दूसरा है आपराधिक प्रक्रिया पहचान यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन, ई अभियोजन 2.0 और ई फोरेंसिक 2.0। ये 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। ये सभी देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के हिस्से हैं। ठीक है, अभिज्ञान फील्ड पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए एक स्मार्टफोन आधारित ऐप है। यह राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के डेटाबेस यानी जिसमें 1.29 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड और 1.3 करोड़ फिंगरप्रिंट हैं, उससे जुड़ा है, जो 2 चरणीय प्रमाणीकरण यानी 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके मात्र 35 सेकंड में संदिग्ध की पहचान कर सकता है। अन्य एप्लीकेशंस के कार्य CRPI यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन यानी आपराधिक प्रक्रिया पहचान। यह ऐप पहचान सत्यापन के लिए चेहरे की पहचान, आंखों की पुतली के मिलान और DNA प्रोफाइलिंग को जोड़ता है। ठीक है, यानी इससे जो है फेस रिकॉग्निशन होगा और पुतली की पहचान होगी और DNA प्रोफाइल को, ये तीनों चीज को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, और ई फोरेंसिक 2.0 क्या है, तो इसका उपयोग फोरेंसिक साक्ष्यों के सुरक्षित और डिजिटल प्रबंधन के लिए किया जाता है। ठीक है, और ई अभियोजन 2.0 यह डिजिटल माध्यम से अदालती केस और अभियोजन ट्रैकिंग का काम संभालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से कितने वर्ष के नए कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त किया है। तो इसका आंसर है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को 1 जुलाई 2026 से 3 साल के नए कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वह इस पद पर अब कम से कम वर्ष 2029 तक बने रहेंगे। उन्हें पहली बार 10 अक्टूबर 2018 को इस पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी यानी सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। यह पद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने और मंत्रालयों को कानूनी सलाह देने और महत्वपूर्ण मामलों में अटॉर्नी जनरल की सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तुषार मेहता के साथ साथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 5 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलों को भी 3 साल का नया सेवा विस्तार दिया है। इन अधिकारियों में विक्रमजीत बनर्जी, KM नटराज, SV राजू, N वेंकटरमन और ऐश्वर्य भाटी शामिल हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रेड के संस्थापक और प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी कुणाल शाह को जून 2026 में मेटा प्लेटफॉर्म के तहत किस वैश्विक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का ग्लोबल हेड नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है व्हाट्सएप का। ठीक है। कुणाल शाह का जन्म मुंबई यानी महाराष्ट्र के एक गुजराती व्यापारी परिवार में हुआ था। उन्होंने मुंबई के विल्सन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की और बाद में NMIMS यानी नरसे मंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से MBA की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी। ठीक है। उन्होंने वर्ष 2010 में संदीप टंडन के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फ्रीचार्ज की सह स्थापना की, जिसे 2015 में स्नैपडील ने लगभग $400 मिलियन में खरीदा। इसके बाद वर्ष 2018 में उन्होंने क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान और वित्तीय सेवाओं के लिए विशिष्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म यानी क्रेड की शुरुआत की। ठीक है। कुणाल शाह को भारत के सबसे सक्रिय एंजल निवेशकों में गिना जाता है। उन्होंने देश के कई बड़े स्टार्टअप्स जैसे रोजर पे, अनअकैडमी, उड़ान और शिप रॉकेट खाता बुक में निवेश किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं के समक्ष प्रदर्शित की गई लकदोंग हल्दी मुख्य रूप से भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित है, जिसे वर्ष 2024 में GI टैग मिला था? तो इसका आंसर है मेघालय। ठीक है। लकदोंग हल्दी जो है मेघालय से संबंधित है। लकदोंग हल्दी मेघालय के जयंतिया हिल्स क्षेत्र में पारंपरिक जैविक कृषि पद्धति द्वारा उगाई जाने वाली एक दुर्लभ किस्म है। इसे वर्ष 2024 में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया था। इस हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 7% से 12% तक होती है, जबकि सामान्य व्यावसायिक हल्दी में यह केवल 2 से 3% ही पाई जाती है। मेघालय के लकदोंग क्षेत्र के 43 गांवों में लगभग 14,000 किसान इसकी खेती करते हैं। 19 जून 2026 को मेघालय की री भोई जिले में भोईरिम्बोग में इसके प्रसंस्करण के लिए पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जैविक मसाला प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। जून 2026 में फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के सामने प्रस्तुत किए गए चुनिंदा भारतीय उत्पादों में लकदोंग हल्दी को भी शामिल किया गया था। भारत ने वर्ष 2030 तक हल्दी के कुल निर्यात को 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में चीन के सांग्यू में आयोजित एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर है महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में। 21 जून 2026 को चीन के सांग्यू में आयोजित एशियाई रिले चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने महिलाओं की 4x100 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। श्रावणी नंदा, स्नेहा SS और सुदेशना शिवंकर और तमन्ना की भारतीय चौकड़ी ने 43.85 सेकंड का समय निकालकर इस सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस स्पर्धा में चीन ने रजत और थाईलैंड को कांस्य पदक मिला। ठीक है। भारत के अन्य पदक विजेता मिश्रित 4x400 मीटर रिले, इसमें रजत पदक मिला है। ठीक है। MR पुवम्मा, नीरू पाठक, तीर्थेश P शेट्टी और भरत श्रीधर की टीम ने 3 घंटा 17 मिनट 6 सेकंड में दौड़ पूरी कर रजत पदक जीता। और मिश्रित 4x100 मीटर रिले, जिसमें कांस्य पदक मिला है, अनिमेश कुजूर, प्रणव गुरव, तमन्ना और स्नेहा सानुवल्ली की चौकड़ी ने 41.47 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। ठीक है। इस चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट तमन्ना और स्नेहा सानुवल्ली ने 2-2 पदक जीतने का गौरव हासिल किया है। ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किन 2 खिलाड़ियों ने 2-2 पदक जो है एशियाई रिले चैंपियनशिप में जीता था। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में GI टैग से सम्मानित खुरासानी इमली किस राज्य से संबंधित है?
ठीक है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है और ये किस राज्य से संबंधित है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। निर्भय चेतना पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भया निधि परियोजना के अंतर्गत नई दिल्ली में 17 से 19 जून 2026 तक चेतना पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी टीओटी का आयोजन किया। और निर्भय चेतना एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, अधिकारों और लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करना है। इसका शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह व्यापक निर्भय रहो पहल 11 मार्च 2026 को शुरू की गई उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो जुड़े रहिए आप लोग मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।